चले है ना। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग सॉलिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे और सॉलिबिलिटी में शायद लास्ट में हम लोगों ने जो एक्सेप्शन थे वो बता दिया था ना आपको, BF2 सबसे आगे चले जाता है। अब देखो सॉलिबिलिटी में ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद कुछ फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं। ये फैक्ट्स क्या है उसके ऊपर बात करता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात ये आती है बेटा फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कल हमने ऑर्डर बनाया। ऑर्डर जब बनाया तो उसमें हमने ये बताया कि भाई सॉलिबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, जो भी है। लेकिन अब उनमें से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो 4 कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे, एक लिखा LiOH, एक लिखा NaOH, एक लिखा KOH, एक लिखा RbOH, एक लिखा CSOH, इस तरह के लिख दिया मैंने कंपाउंड। तो मैंने क्या देखा था सॉलिबिलिटी के लिए, मैंने कॉमन आयन देखा। कॉमन आयन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन तक है तो उसको क्या माना, छोटा। कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये तो ऑर्डर हमने सॉलिबिलिटी का बनाया। सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बनाने का मतलब है आपने एक तरह से KSP का ऑर्डर बनाया है ना। इसका KSP कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका और भी ज्यादा है, सॉलिबिलिटी इजी है। लेकिन फैक्ट ये बोलता है कि भाई इन चारों में से आपने ये तो बोल दिया कि ये चारों का सॉलिबिलिटी का ऑर्डर ये है, लेकिन ये ऑर्डर तो तब भी बनाया जा सकता था जब ये भी इनसॉल्युबल होता, ये भी इनसॉल्युबल होता, ये भी इनसॉल्युबल होता, ये भी इनसॉल्युबल होता। लेकिन चारों इनसॉल्युबल में से भी किसी ना किसी का केएसपी ज्यादा होगा और किसी ना किसी का केएसपी कम होगा। तो ये बेसिकली एक तरह से केएसपी का ऑर्डर है। चारों इनसॉल्युबल होने के बावजूद भी आप ऑर्डर बना सकते थे, या ऐसा भी हो सकता था कि इसमें से दो इनसॉल्युबल होते, दो सॉल्युबल होते, तो भी इनसॉल्युबल के मुकाबले सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल वालों का ऑर्डर ज्यादा, और इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल का भी ऑर्डर बन सकता है, सॉल्युबल सॉल्युबल का भी ऑर्डर बन सकता है। या ऐसा भी हो सकता था कि सारे ही सॉल्युबल होते और वो ज्यादा सॉल्युबल होता और ये कम सॉल्युबल होता। तो ये जो ऑर्डर बना है ना, ये ऑर्डर इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि इनमें से, ये तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, लेकिन इनमें से एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि LiOH के बारे में बताइए कि LiOH सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो बेटा सॉल्युबल या इनसॉल्युबल है उसके लिए तो आपको दो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। केवल इनको देखकर आप बता सकते हो, ये तो सिर्फ आपने एक ऑर्डर बनाया। तो एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन आए कि भाई ये कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, या ये कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ये कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो फिर आप क्या करेंगे। मान लो ऑर्डर में क्वेश्चन ऑर्डर का ही नहीं आया, क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट आ गया कि भाई बताओ कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया और वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो आपको लैटिस हाइड्रेशन क्वेश्चन में दे दे तो आप सॉल्व कर लोगे, और अगर लैटिस हाइड्रेशन नहीं दिया और डायरेक्ट एक कंपाउंड दे दिया और बोला बताओ ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो फिर आपको कुछ फैक्ट्स याद ही होने चाहिए जिनकी मदद से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब किसके बारे में याद होना चाहिए तो वो मैं आपको बता दूं। मेनली एग्जाम में आपसे हेलाइड्स के बारे में पूछा जाता है, मतलब किसी भी एलिमेंट का हेलाइड दे देगा पीरियोडिक टेबल के, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल, या फिर उनके सल्फेट दे देगा, पूछेगा सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, या उनके सल्फाइड देगा और बोलेगा सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। मेनली इनके ऊपर बात आती है ना, सॉल्ट में भी ये काम आएगा। तो मैं यहां पर कुछ कंडीशन, कुछ कहानी आपको बता रहा हूं, देखे जरा ध्यान से ना। यहां पर मैंने चार एलिमेंट लिखे, चार एलिमेंट लिखे, इसको याद करेंगे क्यों आज होगा प्रभात। कैसे याद करते हैं बेटा इसको, क्यों आज होगा प्रभात। क्यों आज होगा प्रभात है ना। क्यों आज होगा प्रभात का जो सीबीआई होता है, सीबीआई का मतलब आप जानते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्यों आज होगा प्रभात के सीबीआई क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल कहने का मतलब ये कौन से फॉर्म में मिलेंगे बेटा, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का हेलाइड आ जाए, दुनिया का कोई भी हेलाइड आए, लेकिन उन सभी हेलाइड में से अगर क्यों आज होगा प्रभात के सीबीआई आते तो ये इनसॉल्युबल। इनके अलावा जितने भी अदर हेलाइड होते हैं वो सारे के सारे हेलाइड क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सल्फेट के लिए, तो आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए। ठीक है, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए, इनका अगर आपको कभी भी सल्फेट मिल जाता है तो इनका सल्फेट जो है ना वो भी क्या मिलेगा बेटा, इनसॉल्युबल। इसके अलावा, इनके अलावा और कोई भी सल्फेट आ जाए तो वो सल्फेट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। लेकिन आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए कि सल्फेट अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब वो आपको क्या मान के चल रहा है, इनसॉल्युबल। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आते, पहले काम करिए दोनों आप लिख लीजिए, क्यों आज होगा प्रभात का सीबीआई इनसॉल्युबल, और आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए कि सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल।
चलिए ना, क्यों आज होगा प्रभात का सीबीआई इनसॉल्युबल और आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए कि सल्फेट भी क्या मिल रहा है बेटा, इनसॉल्युबल। इनके अलावा कोई और हेलाइड आएगा तो सारे हेलाइड क्या हो जाएंगे, बाकी सब सॉल्युबल। इनके अलावा किसी और का सल्फेट आ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबल। इसके अलावा थर्ड नंबर के केस के ऊपर बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना है ना। थर्ड नंबर पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, सल्फाइड के बारे में। हेलाइड की कहानी बता दी, सल्फेट की कहानी बता दी, अब आ रहे हैं सल्फाइड पर। सल्फाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉल्ट जब आप पढ़ते हैं तो सल्फाइड का बहुत ज्यादा मेंशन आता है उसमें, है ना। पहले हमारे एग्जामिनेशन में नीट के अलावा एक एम्स का एग्जाम हुआ करता था। एम्स में सॉल्ट आपका सिलेबस का पार्ट था और उसमें मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता था एम्स के अंदर वो किसका आता था बेटा, सल्फाइड का ही आता था। ध्यान से सुनना, ज्यादातर सल्फाइड, मैक्सिमम सल्फाइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। मैक्सिमम सल्फाइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल बहुत कम होते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो सल्फेट या हेलाइड ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल बहुत कम होते हैं। सल्फाइड की कहानी उल्टी है। सल्फाइड में ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल बहुत कम होते हैं। सॉल्युबल में भी जनरली ग्रुप 1 के जो सल्फाइड होते हैं और एक अमोनियम सल्फाइड, बस ये सॉल्युबल होते हैं। बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी सल्फाइड आपको मिलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। तो ये ज्यादातर इनसॉल्युबल है, लेकिन उन बहुत सारे इनसॉल्युबल में से मैं केवल आपको कुछ के बारे में बात कर रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इनसॉल्युबल है, इनके अलावा और भी इनसॉल्युबल होते हैं। वो जब हम सॉल्ट वॉल्ट पढ़ेंगे उसके अंदर आ जाएगा। खैर, सॉल्ट में हमारा जब केटायन का टेस्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके ये केटायंस है, Zn, Mn, Ni और CO। उनमें आप सल्फाइड H2S गैस पास करके उसका टेस्ट कराते हैं तो ये वहां पर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। तो इनके कलर हमें वहां यूज आते हैं सॉल्ट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सब प्रेसिपिटेट है। इनके अलावा और भी सल्फाइड इनसॉल्युबल है, लेकिन हम उनमें से केवल एक केस की बात करें पर्टिकुलरली, ध्यान से देखना। और इनके कलर पे क्वेश्चन आएगा कि भैया ZnS का कलर कैसा है, व्हाइट। MnS का कलर कैसा है, पिंक। NiS का कलर कैसा है, ब्लैक। COS का कलर कैसा है, ब्लैक। जहां पर भी सिलेबस में मैं आपको कंपाउंड्स के कलर लिखवा रहा हूं, आप एक अलग से पेज में कंपाउंड और उनके कलर लिखना चालू कर देना। क्यों लिखना चालू कर देना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जहां भी कलर आएगा, कलर आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन या लॉजिक आपको बताया भी जाएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे लॉजिक, लेकिन वो लॉजिक के बाद अल्टीमेटली कलर याद ही करना है आपको। तो कलर्स अभी से याद करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीजों के कलर्स आएंगे तो बाद में क्या होता है, बच्चे को कलर याद करने में दिक्कत होती है, ये एक फैक्ट है। तो आप जहां जहां कलर आ रहे हैं, जैसे इनके मैंने कलर लिखे, तो आज ही घर पे जाके एक बड़ा सा पेज ले लो, है ना। वो जो आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाया करते थे बचपन में ना, हाँ, तो चार्ट पेपर बहुत बढ़िया। और उसके अंदर क्या करें कि एक तरफ से लिखना चालू कर दें, अभी ये कलर आ रहे हैं, अगले लेक्चर में कुछ और कलर आएंगे, फिर जैसे जैसे हम डी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन में जाएंगे तो और भी कलर्स आपके सामने आएंगे। तो धीरे धीरे उनको दो चार रोज रोज आप पढ़ते रहोगे ना तो याद होने लग जाएंगे आपको, ठीक है। खैर, अब याद कैसे करना है तो वैसे मैं ट्रिक्स बताते चलूंगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली याद तो करना ही है कैसे भी करके, है ना। आइए जब इन चारों की बात करें, इनके कलर्स आपके सामने लिखे, व्हाइट, पिंक, ब्लैक और ब्लैक। ये कलर किसके हैं, सल्फाइड्स के। अब इसको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए कहानी समझाता हूं, ध्यान सुनना। हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्यों की, इंसानों की, हमारे जैसे लोगों की, है ना। इंसान है ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो इंसान के बारे में बात करें। इंसान जब धरती पे अवतार लेता है ना, जब नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो इंसान जब धरती पे आता है तो उसका मन एकदम साफ स्वच्छ। बचपन में कहाँ कोई खुराफाती आती है अपने, बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ, हर किसी से बात कर ले रहे, कुछ भी कर ले, है ना ऐसा। तो इंसान जन्म से सफेद, जन्म से कैसा, सफेद, साफ स्वच्छ एकदम, है ना। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो हमारा दिल गार्डन गार्डन होने लगता है ना, फूल खिलने लगता है हमारे मनों में, है ना। तो इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, बड़े हुए है ना, तो गुलाबी होने लग जाते हैं मन से, सब। अभी महीना अगला वाला आ ही रहा है ना, ऐसा होने लगता है। तो इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, और बड़े हुए फिर नियत में खोट आने लग जाती है, तो नियत से कैसे हो जाते हैं, काले। और किसके जैसे, कौए जैसे काले। तो याद कैसे करते हैं इसको, इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, नियत से काला। किसके जैसा काला, कौए जैसा काला। तो इसको ऐसे याद कर लेगा, है ना। इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, नियत से काला, कौए जैसा काला। तो नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ये कलर्स याद होने चाहिए, लिखते जाइएगा इनको, है ना आप, और याद करते जाएं धीरे धीरे कलर्स, क्योंकि बहुत सारे आएंगे तो आपको धीरे धीरे कलर्स को याद करते जाना है। यहाँ भी रिक्वायर्ड होगा, ट्रिक्स आपको बता दी जाएंगी, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली याद तो करना ही है। चलिए ना, इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर के फैक्ट पर। फोर्थ नंबर के फैक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट नाइट्रेट्स, है ना। हम लोग जब सॉल्ट पढ़ेंगे तो आपने स्कूल लेवल पे भी ये बात सुनी होगी, एक ब्राउन रिंग टेस्ट आता है।
और वो ब्राउन रिंग टेस्ट किसका आता है, नाइट्रेट्स का आता है। तो इनका भी हम लोग आगे टेस्ट पढ़ेंगे, तो वहां नाइट्रेट का टेस्ट आएगा, और नाइट्रेट में वो ब्राउन रिंग बनता है, उसमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, एक रिंग बनती हुई दिखती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नाइट्रेट कभी भी प्रेसिपिटेट बनाते नहीं है, नाइट्रेट हमेशा कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इसके बारे में फैक्ट बोल रहा हूं, लिखिएगा, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट आएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सॉल्युबल रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये कुछ फैक्ट्स मैंने बताया, बाकी और भी फैक्ट्स हैं, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे उनको, बट अभी कम से कम इन चार को अभी आपके फिलहाल के लिए ध्यान रखें। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं, उसके टाइप्स बता रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहला लिखिएगा, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज सॉल्युबल, which of the given compound is soluble। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। अब इसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई आपसे पूछा इन चारों में से कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन होता तो मैं कुछ तामझाम लगाता, लेकिन यहाँ सीधे सीधे पूछा है कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। याद है तभी सॉल्व होगा, याद नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद करिए, इस क्वेश्चन में आप देखो एनायन, देखो क्या ये हैलाइड्स है या नहीं है बेटा, है। हैलाइड का फैक्ट क्या है, क्यों आज होगा प्रभात का सीबीआई इनसॉल्युबल। क्या ये आज का सीबीआई दिख रहा है बेटा, यस, आज का सीबीआई इनसॉल्युबल, और आज का फ्लोराइड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो इनमें से एक ही सॉल्युबल चीज है, और वो कौन हो जाएगी, एजीएफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द गिवन, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज insoluble, which of the given compound is insoluble। ऑप्शंस आपके सामने हैं BeSO4, MgSO4, BaSO4 एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। बाराती का जो सल्फेट है वो क्या हो जाएगा बेटा, इनसॉल्युबल। तो ये सल्फेट का जो फैक्ट है वो आपको अगर याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे, अदरवाइज है ना सॉल्व नहीं होगा। और ये ग्रुप 2 के सल्फेट, मैंने आपको बोला था सॉल्युबिलिटी में आपको किसी और का ऑर्डर याद होना हो, ग्रुप 2 के सल्फेट का सॉल्ट का जो ऑर्डर है वो जरूर याद होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द गिवन, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, which of the given compound is pink in color, which of the given compound is pink in color, है मन, बहुत बढ़िया पहला ऑप्शन लिखें, MnS मैंगनीज सल्फाइड, दूसरा लिखें COS कोबाल्ट सल्फाइड, तीसरा लिखें NiS निकल सल्फाइड, चौथा लिखें ZnS जिंक सल्फाइड। तो करेक्ट आंसर इज मन का सल्फाइड जो है वो कैसा मिलेगा आपको, पिंक कलर का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, how many of the given salts, how many of the given salts, how many of the given salts are insoluble। ये 5 सॉल्ट लिखे हो आपके सामने, और इनमें से कितने इंसॉल्युबल है आपको पहचानना। ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, 1 इंसॉल्युबल, 2 इंसॉल्युबल, 3 इंसॉल्युबल, 4 इंसॉल्युबल, 5 इंसॉल्युबल, जो भी है। अब ये सारे के सारे क्या है बेटा, सल्फेट, और ग्रुप 2 के सल्फेट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसके ऊपर आपको बता रहा हूं यहां पर। तो इनमें से आप याद करो, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए, इनके जो सल्फेट है वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, और ये दोनों क्या होंगे, सॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल आपसे पूछा तो कितना हो जाएगा 3, और सॉल्युबल अगर आपसे पूछा हो जाता तो आंसर कितना हो जाता 2, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। तो फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। चलिए यार, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ये हमने सॉल्युबिलिटी को लेकर जो भी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने थे वो हमने पढ़े। अब सॉल्युबिलिटी के बाद अगला एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, और वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो बेटा, इसका एक और नाम है
इसे फहान्स रूल कहते हैं, है ना। स्पेलिंग के हिसाब से फजान्स दिखता है बट फहान्स रूल कहा जाता है। वही चिलेट किलेट वाली कहानी इसकी, है ना। खैर, अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन या फहान्स रूल जो है, इसकी कंडीशन क्या है और इस टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले यहां पर इस टॉपिक को लिखने के बाद साइड में ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखेगा, टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर, टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक है, इसमें हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है या कितना कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है, ये पता लगाना चाहते हैं। अब ये पॉइंट कहां से उठता है, ध्यान से सुनिएगा। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको, है ना, बैकग्राउंड की चीजें याद दिला दूं तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। याद करिए, जब हमने पीरियोडिक टेबल में ईएन के एप्लीकेशंस पढ़े थे, वहां पर एक हमने पढ़ा था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, जिसका नाम था हैनी स्मिथ इक्वेशन। 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर, एक इक्वेशन आपको बताई थी। उस इक्वेशन में हमने दो एग्जांपल लिए थे। एक एग्जांपल लिया था हमने सीएसएफ, जिसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 91% के आसपास आया था। मैंने बोलता ये मोस्ट आयनिक कंपाउंड है दुनिया का। और एक हमने लिया था एचएफ, जिसका आयनिक कैरेक्टर 43% के आसपास आया था। तो हमने बोला था कि 43 आयनिक है, तो बचा हुआ 57 कोवेलेंट है। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर कोवेलेंट का था, तो हमने बोला था एचएफ कोवेलेंट है और सीएसएफ आयनिक है। और मैंने बोला था हमारे पास ये परसेंटेज निकालने का टाइम एग्जाम में नहीं होगा, तो हमने तो सीधे एक जुगाड़ देखा था कि मेटल नॉन मेटल है सीएसएफ, मेटल नॉन मेटल है तो आयनिक, और एचएफ नॉन मेटल है तो कोवेलेंट। हमारा काम इससे चल जाता था। लेकिन उस समय पर मैंने आपको बोला था कि सीएसएफ क्योंकि मोस्ट आयनिक है, और मोस्ट आयनिक होने के बावजूद भी उसमें आयनिक कैरेक्टर 91-92% है, मतलब उसके अंदर भी 8% अदर कैरेक्टर है। और अदर कैरेक्टर कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा। तो एक स्टेटमेंट मैंने आपको उस समय बोला था कि जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर एक पॉइंट आएगा कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही 100% कोवेलेंट होता है। कोई भी कंपाउंड ना तो प्योरली आयनिक है ना प्योरली कोवेलेंट है। हर कोवेलेंट कंपाउंड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा और हर आयनिक कंपाउंड में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड, जब अभी तो हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, है ना, पर जब कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था तो कोवेलेंट कंपाउंड किससे बना था, नॉन मेटल से शेयरिंग वेयरिंग। तो सर कोवेलेंट में आयनिक की बात कब हो गई, पता ही नहीं चला। हो गई बात, पता नहीं चला। सर डाइपोल मोमेंट पढ़ा था अपन ने, क्या डाइपोल मोमेंट में कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ रहा था? यस। वो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस क्या बता रहा था कि उस कोवेलेंट के अंदर कहीं ना कहीं चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। चार्जेस अगर डेवलप हो रहे हैं मतलब उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, आयनिक कैरेक्टर। ठीक है सर, आपने एचएफ बोला तो समझ में आ रहा प्लस माइनस। सर एचएच ले लिया, ये भी तो कोवेलेंट था। एचएच पे तो ना कोई प्लस आया ना कोई माइनस आया। याद करो, हमने वीक फोर्स नाम का एक टॉपिक पढ़ा। क्या वीक फोर्स में हमने डाइपोल नाम की चीज पढ़ी थी? यस। तो एचएफ के पास तो खुद का डाइपोल था, लेकिन H2 के पास खुद का डाइपोल नहीं है। जिसके पास खुद का डाइपोल नहीं है, क्या उसके अंदर किसी और की वजह से डाइपोल कभी कभी इंड्यूस हो जाता है? यस। तो बेटा HH जो है, जो पोलर है, उसके पास तो खुद का डाइपोल है ही है। जो नॉन पोलर है उसके अंदर किसी और की वजह से कभी कभी डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। मतलब कैसा भी कंपाउंड हो उसके अंदर डाइपोल या चार्ज आना तय है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में कभी ना कभी चार्ज आता ही आता है, चाहे वो खुद का डाइपोल हो चाहे वो इंड्यूस डाइपोल हो। और इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर में जब डाइपोल आ रहा है मतलब प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो ये हमने कोवेलेंट में ये चीजें पढ़ी। अब आ रहे हैं आयनिक में। अब आयनिक में मुझे बताओ, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, कैटायन। और नॉन मेटल क्या बनाएगा, एनायन। तो बेटा जब आयनिक बॉन्ड हमने बनाया, ध्यान से सुनना, जब आयनिक बॉन्ड हमने बनाया, मान लो एक Na प्लस लिया एक Cl माइनस लिया, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इस तरह से इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन अब आयनिक बॉन्ड तो है, लेकिन आयनिक बॉन्ड में भी मैंने बोला किसी भी कंपाउंड में ना तो 100% आयनिक कैरेक्टर होगा ना 100% कोवेलेंट होगा। इसमें आयनिक कैरेक्टर तो दिख रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आएगा? तो कोवेलेंट कैरेक्टर मुझे बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर से या शेयरिंग से? शेयर, मतलब कहीं ना कहीं अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा? यस। अच्छा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा क्या कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आ जाएगा? यस। अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा आएगा आयनिक कैरेक्टर उतना कम होता जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 100% है। अगर 100% में से किसी एक का परसेंटेज बढ़ रहा है तो दूसरे का परसेंटेज कम होगा। और क्या अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर ध्यान से सुनते हैं ना, लिखना नहीं अभी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा।
और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कराने के लिए हम एक फिनोमिना पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पोलराइजेशन। ध्यान सुनना, रिजल्ट जो निकलेगा, पहले रिजल्ट बताया मैंने आपको, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा होने से शेयरिंग ज्यादा होती है, शेयरिंग ज्यादा होती है तो कोवेलेंट ज्यादा आता है, कोवेलेंट ज्यादा आता है तो आयनिक कम हो जाता है। अब हमें यह समझना है कि ये पोलराइजेशन होता क्या है और पोलराइजेशन से शेयरिंग होती कैसे है, ये पूरा फिनोमिना अब हम समझेंगे। यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले पोलराइजेशन के बारे में मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो डेफिनेशन लिखिएगा पोलराइजेशन के लिए। द फिनोमिना, पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखिएगा, द फिनोमिना इन विच cation, the phenomena in which cation attracts, the phenomena in which cation attracts the electron density of anion, the phenomena in which cation attracts the electron density of anion towards itself such that the electron density gets shared between them, ठीक है। ये जो डेफिनेशन हमने लिखी, इसको क्या मीनिंग है वो अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना। अब हम लोग यहां पर जब बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आएगा। तो बेटा आयनिक कंपाउंड में दो चीजें होना तय है, कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। तो एक आपके पास कैटायन और एक आपके पास एनायन है। ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। कैटायन का साइज कैसा दिख रहा है, छोटा। एनायन का साइज कैसा दिख रहा है, बड़ा। सर ये भी कैटायन ही दिख रहा है, न्यूक्लियस है ना। ज्यादा खर्च ना करें, बचा के रखें, काम आएगा कभी ना कभी जीवन में। एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन का साइज कैसा दिख रहा है, छोटा। ये पूरा हम लोग इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे लैटिस एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वैसे यहां पर इसके फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर सब इसी डायग्राम में आपको समझाए जाएंगे, लिखेंगे हम लोग बाद में, लेकिन ध्यान सुनना। तो बेटा दो फैक्टर काम में आते हैं आयनिक बॉन्ड में हमेशा, एक होता है चार्ज और एक होता है रेडियस। तो रेडियस आपको डायग्राम से दिख रहा है। मुझे बताओ पोलराइजेशन अच्छा कराने के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए, छोटा, और एनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो ये दिमाग में फिट कर लीजिए, जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा उतना बेटर पोलराइजेशन होगा। क्यों होगा वो सब समझते हैं। अब सुने, हुआ क्या, एक कैटायन है एक एनायन है, मुझे क्या कराना है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हिंदी में बोला जाता है ध्रुवीकरण। क्या बोला जाता है, ध्रुवीकरण। ये जो टर्म है ना पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ये आपको मेनली इलेक्शन के टाइम पे सुनने को मिलता है, ठीक है। आप इलेक्शन के समय पे न्यूज सुने, पढ़े, है ना, अपन इंग्लिश पेपर कम ही पढ़ते होंगे, तो आपको इसलिए पोलराइजेशन वर्ड ना बोल के मैं ध्रुवीकरण बोल रहा हूं, तो हिंदी में आपको ध्रुवीकरण सुनने को मिलेगा। वहां पर ये जो पोलराइजेशन वर्ड है, ध्रुवीकरण क्या होता है, जब इलेक्शन आता है तो सब वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भैया इसके वोटर्स हमारी तरफ आ जाए तो हम जीत जाएं और ये हो जाए और वो हो जाए। उसके लिए क्या लुभावने वादे किए जाते हैं कि ऐसा सड़क बनवा देंगे, नौकरी दे देंगे, घर पे बैठे रहो, मोबाइल चलाते रहो, हर महीने आपको 10,000 रुपए खाते में मिल जाएंगे, सब ऐसे तमाम तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ करके अपने को वोट चाहिए, है ना, ठीक है। पेंशन दे देंगे, ये वो कुछ भी, पेट्रोल भरवा देंगे गाड़ी में, है ना, रैली वैली करवा देंगे, खाना खिलवा देंगे शाम को रैली वालों को, तो वो झंडे लेके घूमते ही रहते दिन भर, है ना, 1,000 रुपए और दे देंगे, है ना। तो ये सब चलता है। खैर, अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या है कि मान लो ये जो किसी और दो पार्टीज हैं, वोटर्स पड़े हुए बीच में, अब कोई पार्टी किसी और पार्टी के वोटर्स को अपनी तरफ खींच लेता है, अगर बाई चांस किसी भी तरीके के लुभावने वादे करके उसने अट्रैक्ट कर लिया, रील बना बना के अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो ठीक है। अब अगर किसी ने किसी को अट्रैक्ट कर लिया किसी भी तरीके से, तो क्या होगा कि ये बोला जाता है कि सामने वाली पार्टी ने दूसरे पार्टी के वोटर्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, पोलराइज कर लिया। पोलराइज करने का मतलब होता है किसी और की चीज को अपनी तरफ क्या कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना। अब सुने, यहां पर हमें अट्रैक्ट किसको करना है, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या कराने, शेयर कराने, तभी कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अब मुझे बताओ इस फिनोमिना में कैटायन और एनायन में से कोई एक अट्रैक्ट कर रहा होगा और कोई अपनी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट होने दे रहा होगा। तो हम इसको ऐसा बोलते हैं कि दोनों में से, कैटायन एनायन में से कोई एक पोलराइज कर रहा होगा और कोई एक पोलराइज हो रहा होगा। तो पहले हमको यह समझना है कि दोनों में से कौन पोलराइज करेगा और कौन पोलराइज होगा।
पोलराइज करने का काम कौन करता है? कैटायन, फिक्स है। और पोलराइज होने का काम कौन करता है? एनायन। क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि है क्या, आपको अल्टीमेटली खींचना किसको है? इलेक्ट्रॉन को। कैटायन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। एनायन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। आप खुद बताइए, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव को नेगेटिव तो खींचने का काम नहीं करेगा। क्या नेगेटिव को पॉजिटिव खींचने का काम करेगा? यस। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करने का काम कौन करेगा? कैटायन। और पोलराइज होने का काम कौन करेगा? एनायन। तो होता क्या है, कैटायन जो है वो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है, और इसी को हम, क्या कैटायन पोलराइज कर रहा होगा? यस। और एनायन पोलराइज हो रहा होगा। अब कैटायन क्योंकि पोलराइज कर रहा है, तो इसके पोलराइज करने की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। इसके पोलराइज करने की जो कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी को एक नाम दे दिया गया है, नाम दिया गया है पोलराइजिंग पावर। अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब वो पोलराइजेशन आसानी से करेगा या मुश्किल से? आसानी से। जितना ज्यादा ये खींच पाएगा, इसका खींचने का पावर जितना ज्यादा होगा, उतना बेटर क्या होगा? पोलराइजेशन। और इसे पोलराइजेशन करना है या पोलराइज होना है? पोलराइज होना है। मतलब इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचानी है या जाने देनी है? जाने दे। जितने आसानी से इसका इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, उतना अच्छा पोलराइजेशन। एनायन पोलराइज हो रहा है, एनायन के पोलराइज हो जाने की जो एबिलिटी होती है, उसे बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी। मतलब यह हुआ कि एनायन की पोलराइज हो जाने की एबिलिटी अगर ज्यादा है, मतलब वो आसानी से पोलराइज होगा। और अगर इसके पोलराइज हो जाने की एबिलिटी कम है, आसानी से पोलराइज नहीं होगा। तो कैटायन के लिए एक टर्म यूज होगी, टर्म का नाम क्या है बेटा? पोलराइजिंग पावर। और एनायन के लिए एक टर्म यूज होगी, नाम क्या है? पोलराइजेबिलिटी। अगर कैटायन का पोलराइज करने का पावर ज्यादा है, या फिर एनायन का पोलराइज हो जाने की एबिलिटी ज्यादा है, दोनों ही अगर ज्यादा है या दोनों में से कोई एक भी ज्यादा है, तो आपको अच्छा पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। अब सुन ले, मान लीजिए कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो ये कैटायन क्या करेगा? ये एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा, तो ये एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से निकल के बाहर आ जाएगी। और बाहर आ जाएगी तो कोशिश क्या कर रही है एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? कि भाई यहां से निकल के इसके अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि कैटायन के अंदर जाना चाहता है। लेकिन क्या यहां पर कैटायन की खुद की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैठी हुई होगी बेटा? यस। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? जब ये देखेगा कि येलो वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरवाजे पे आके ठक 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 कर रही है, तो ये बोलेगा अबे ओए कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन? यहां मैं बैठा हूं पहले से ही। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर एंटर नहीं होने देगा। अब हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी कहानी धोबी के कुत्ते जैसी हो गई। ना ये घर का रहा, ना घाट का रहा। ये यहां से तो निकल के आ गया, लेकिन इसके अंदर इसको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ने इसको क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ना इसका रहा ना इसका रहा, तो इसको ऐसा मानते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन आपको दो आयंस या दो एटम के बीचों बीच दिख रहा है बेटा? यस। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बीचों बीच दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की कैटायन और एनायन के बीच में क्या हो रही है? शेयरिंग। बेटा शेयरिंग को ही क्या कहा गया है? पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के बीच में आएगा। तो बेटा जितना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा शेयरिंग। जितना ज्यादा शेयरिंग, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। और बेटा जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर। अब मुझे बताओ, अच्छे पोलराइजेशन के लिए, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आप बीच में लाओगे, उतना अच्छा पोलराइजेशन होगा। क्या अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन के खींचने का पावर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा। कैटायन के खींचने का पावर ज्यादा होना चाहिए, एक बात बताइए। और एनायन के खिंचवाने का पावर ज्यादा होना चाहिए। कैटायन पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। दे बोथ विल सपोर्ट बेटर पोलराइजेशन। तो अच्छे पोलराइजेशन के लिए इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, अच्छे पोलराइजेशन के लिए इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब आगे सुनिए, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी कैसे पता करें? बेटा किसी भी कैटायन का खींचने का पावर ज्यादा कब होगा? एक बात बताओ, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के पावर को क्या मैं जेड इफेक्टिव से रिलेट कर सकता हूं बेटा? यस। जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन। इसका अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा। और इसको अपने इलेक्ट्रॉन जाने देने हैं, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, कम? कम। अगर कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इसके खींचने का पावर ज्यादा होगा। और एनायन का जेड इफेक्टिव अगर कम है, तो इसके खिंचवाने का पावर ज्यादा होगा। तो बेटा अच्छे पोलराइजेशन के लिए इसके खींचने का पावर ज्यादा होना चाहिए और इसके खींचने का पावर कम होना चाहिए, तभी ये आसानी से खिंचवा पाएगा।
अब क्या हो रहा है मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा? यस। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए। अच्छा, जब जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। अच्छा इधर आइए, इधर मुझे जेड इफेक्टिव ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? कम चाहिए। अच्छा यहां किसकी बात हो रही है? एनायन की। कैटायन के लिए कैसा चार्ज देखा? पॉजिटिव। तो एनायन के लिए कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। मुझे बताओ जेड इफेक्टिव को अगर मैं नेगेटिव चार्ज से रिलेट करूं तो जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अगर जेड इफेक्टिव कम चाहिए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा। अच्छा मुझे बताइए, अगर जेड इफेक्टिव कम है तो क्या अट्रैक्शन कम होगा? यस। अट्रैक्शन कम होगा तो साइज ज्यादा हो जाएगा बेटा। याद करो, साइज ऑफ कैटायन is smaller than the parent atom and size of anion is larger than the parent. अब ये पूरा फिनोमेना देखो, इधर ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब थोड़ी देर के लिए मैं जेड इफेक्टिव को यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि हमें जेड इफेक्टिव को एज अ फैक्टर नहीं पढ़ना है, बस वो चार्ज और साइज को समझाने के लिए मैंने इंक्लूड किया था। अब सुनो, अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटू। और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? बड़ू। जितना छोटू कैटायन होगा, जितना बड़ू एनायन होगा, उतना बेटर क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन। दूसरी बात, अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। और अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन का नेगेटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। दो फैक्टर लिखेंगे, चार्ज और रेडियस। चार्ज की कहानी यहीं पे बता रहा हूं, सुनना। पॉजिटिव बढ़े चाहे नेगेटिव बढ़े, मतलब कोई सा भी चार्ज बढ़े, क्या पोलराइजेशन बढ़ेगा? यस। इसको हम ऐसा बोलेंगे आगे जाके जब फैक्टर लिखाऊंगा, जब जब चार्ज बढ़ेगा, कोई सा भी चार्ज हो, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। फिक्स बात है, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। और मान लो चार्ज फैक्टर काम नहीं करेगा तो साइज पे जाओगे। साइज की कहानी क्या है? अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन शुड बी छोटू एंड एनायन शुड बी बड़ू। जितना छोटा कैटायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, उतना बेटर क्या मिलेगा? पोलराइजेशन। ये सामने लिखा हुआ, इसको छापिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। चले, है ना? अब ये जो डायग्राम बेटा आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम के बाद हमने अभी पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी। पोलराइजेशन क्या था? डेफिनेशन को वापस से देखेंगे। द फिनोमेना इन विच कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ सच दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट्स शेयर्ड बिटवीन देम इज नोन एज पोलराइजेशन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में दो टर्म हमें पढ़नी है। पहले कैटायन के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर, और एक टर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक तो चार्ज पे और एक साइज पे।
polarizing power will be directly proportional to charge, inversely proportional to size, and polarizability will be directly proportional to charge and directly proportional to size. ये इस तरह की बात अब हम लिखने वाले हैं. तो अगला पॉइंट यहां पर डेफिनेशन में बनाएंगे पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर लिखिएगा डेफिनेशन. पोलराइजिंग पावर बेटा टर्म किसके लिए यूज होती है? कैटायन के लिए या एनायन के लिए? कैटायन, है ना. लिखिएगा द टेंडेंसी ऑफ कैटायन, the tendency of cation, the tendency of cation to attract, the tendency of cation to attract electron density of anion, attract electron density of anion. इसको कई बार अट्रैक्ट को डिस्टॉर्ट भी बोल देते हैं, मतलब वो उसके अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है. द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन. तो अट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, डिस्टॉर्शन भी बोल सकते हैं. जैसे हमने डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था, तो उसका मतलब क्या होता था? डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी को, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है. तो कैटायन का वो पावर जिससे वो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है या डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसे क्या बोला जाता है बेटा? उसका पोलराइजिंग पावर. अब सुनना, पोलराइजिंग पावर जो है ना, इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो सिंबल क्या होता है? फाई. और फाई के बारे में हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में बात कर चुके हैं. फाई का मतलब होता है आयनिक पोटेंशियल. पीरियोडिक टेबल याद करिए तो हमने एक डायगोनल रिलेशनशिप नाम का टॉपिक पढ़ा था. डायगोनल रिलेशनशिप में हमने बोला था लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम से और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम से होता था. और वहां बेरिलियम और मैग्नीशियम, सॉरी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप में हमने फाई की बात करी थी. फाई का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन रेडियस. यही इसकी कहानी है. पॉजिटिव चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन, या चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन, ऐसा बोल सकता हूं. इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखो. आगे से मैं चाहे पोलराइजिंग पावर टर्म बोलूं, चाहे मैं आयनिक पोटेंशियल, ध्यान रखना आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, आयनिक पोटेंशियल है ना. आयनिक पोटेंशियल का मतलब फाई का मतलब चार्ज अपॉन रेडियस. ध्यान से देखना, इधर देखिए 2 मिनट के लिए. पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. यही बात हमने लिखी है कि बेटा किसी भी कैटायन का पोलराइजिंग पावर उसके चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड होगा. कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और कैटायन जितना छोटू होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा. तो ये रिलेशन है, इसका नोट डाउन करिए. इसके बाद अगली टर्म के ऊपर आते हैं, दैट इज पोलराइजेबिलिटी, दैट इज यूज्ड फॉर एनायंस. पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी डेफिनेशन बोल रहा हूं पोलराइजेबिलिटी के लिए, लिखिएगा. अच्छा, पोलराइजेबिलिटी टर्म किसके लिए यूज हो रही है बेटा? एनायन के लिए, है ना. एनायन पोलराइज करता है या पोलराइज होता है? पोलराइज होता है ना. तो डेफिनेशन लिखिएगा. द एबिलिटी ऑफ एनायन, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट, the ability of anion to get polarized easily, the ability of anion to get polarized easily is known as polarizability, is known as polarizability, is known as polarizability. और पोलराइजेबिलिटी का जो रिलेशन है बेटा वो आपके सामने लिखा गया है, तो इस रिलेशन को नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा. पोलराइजेबिलिटी को अगर मैं चार्ज और रेडियस से देखूं तो ध्यान से देखिए, चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रहा है. यहां पर हमने ये लिखा हुआ है ऑलरेडी. पोलराइजेबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा. यही बात यहां पर लिखी है. जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन कैसा चाहिए होता है बेटा? बड़ा चाहिए होता है. जितना बड़ा एनायन होगा उतना बेटर पोलराइजेशन होगा. और उसके बाद लास्ट में ये नोट में जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है. कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो या एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, ये दोनों ही फैक्ट्स अच्छे पोलराइजेशन को सपोर्ट करेंगे. पोलराइजेशन बढ़ेगा तो शेयरिंग बढ़ेगा, शेयरिंग बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा.
चलिए ना, अब ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब इसका जो कंक्लूजन है वो आपको ध्यान रखना है कि बेटा अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आइए अब वन बाय वन हम लोग फैक्टर्स से शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि फैक्टर्स के, बट अब अभी तक हमने केटायन और एनायन के रिस्पेक्ट में बात करी, अब हम इंडिविजुअल फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगली हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग डालिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। अब ध्यान सुनना मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं, बेटा पोलराइजेशन जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पोलराइजेशन में कोई भी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो दो फैक्टर तो आते ही आते हैं। एक आता है चार्ज और एक आता है रेडियस। चाहे आपने लैटिस पढ़ा, चाहे आपने हाइड्रेशन पढ़ा, दोनों के अंदर चार्ज और रेडियस आए। चाहे आपने सॉल्युबिलिटी पढ़ा, वहां पर भी चार्ज और रेडियस आया। तो चार्ज और रेडियस तो आने ही है आयनिक कंपाउंड के अंदर। लेकिन यहां पर पोलराइजेशन में चार्ज भी आएगा, रेडियस भी आएगा। चार्ज की कहानी मैंने अभी आपको बोली, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अच्छे पोलराइजेशन के लिए केटायन छोटू और एनायन बड़ू चाहिए। लेकिन इसके अलावा यहां पर एक और फैक्टर आएगा। वो फैक्टर कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है, इसको हम शॉर्टकट में डीपीएस फैक्टर भी बोलेंगे। तो हम याद डीपीएस से रखेंगे। डीपीएस कहने का मतलब होगा डी ब्लॉक का केटायन, ई ब्लॉक का केटायन और एस ब्लॉक का केटायन। अब इसका मीनिंग क्या वो समझते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन से फैक्टर से? चार्ज। फर्स्ट फैक्टर हमारे सामने जो आ रहा है वो है चार्ज। बेटा एक बात बताइए, अच्छे पोलराइजेशन के लिए चार्ज कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा। मुझे बताओ, चाहे केटायन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, चाहे एनायन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, दोनों ही ज्यादा होने में से आपका पोलराइजेशन बढ़ेगा। मतलब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोलराइजेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। तो पोलराइजेशन will be directly proportional to positive charge of cation and polarization is going to be directly proportional to the negative charge of anion। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया कि पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केटायन एंड पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ एनायन। अब इसके लिए पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, फिर सेकंड फैक्टर पे मूव करेंगे। चले, है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं कि मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया पोलराइजेशन का। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आएगा, पहले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सोचिए। एग्जाम में मान लो आपको ये तीन कंपाउंड दे दिया गया, सपोज NaCl, MgCl2, AlCl3 ये दिया गया है ना, और आपको बोला गया कि इन तीनों में पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाओ। अब पोलराइजेशन का नाम ही आ गया क्वेश्चन में, तो खुद ही समझ में आ गया कि ये टॉपिक पोलराइजेशन का है, फांस रूल का है। लेकिन मान लीजिए उसने पोलराइजेशन नहीं लिखा और उसने बोला तीनों के अंदर कौन सा कैरेक्टर बताइए, कोवेलेंट। किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कम है? या फिर बोला तीनों के अंदर कौन सा कैरेक्टर निकालिए, आयनिक। तो बेटा जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है वो समझिए ना। जब भी कोवेलेंट या आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली पोलराइजेशन पे जंप नहीं करते। पहली चीज है ना, ये समझना जरूरी है। क्यों जंप नहीं करते? मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया NaCl और HCl, और मैंने आपको बोला कि इन दोनों में से मुझे बताइए किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो आपका जो अप्रोच होगा वो आप पोलराइजेशन पे नहीं जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक और कोवेलेंट के लिए सबसे बेसिक फैक्ट जो है, जो हम पीरियोडिक टेबल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल नॉन मेटल। आपको हमेशा पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चन में ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जो कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, वो मेटल नॉन मेटल है या नॉन मेटल नॉन मेटल है। जैसे NaCl की मैं बात करूं तो क्या NaCl मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है बेटा? यस। और मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड जनरली क्या होना चाहिए? आयनिक।
और अगला वाला जो कंपाउंड है क्या वो नॉन मेटल का कंपाउंड है बेटा? यस। और नॉन मेटल का कंपाउंड क्या होना चाहिए जनरली? कोवेलेंट। अब मुझे बताइए ये मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है तो दिस इज गोइंग टू बी जनरली आयनिक एंड नॉन मेटल कंपाउंड जनरली गोइंग टू बी कोवेलेंट। अब मुझसे बोले कि बताओ इनमें से किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ले इसका ज्यादा है, खत्म हो गया आंसर। और मेरे से बोला बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये हो गया आंसर, खत्म हो गई बात, है ना। लेकिन अब मान लो उसने मुझे NaCl भी दे दिया, NaBr भी दे दिया और अच्छा, इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन होता और उसको जब मैं HCl से कंपेयर करता तो ये सब मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल, ये सब के सब क्या है? आयनिक। इसका इससे कंपैरिजन करूं तो ये मोर आयनिक है और वो लेस आयनिक है, ये फिक्स है, क्योंकि एक मेटल नॉन मेटल और एक नॉन मेटल नॉन। लेकिन अब मुझे एग्जाम में मान लो यही दे दिए चारों, अब बोला कि बताओ अब कौन मोर कोवेलेंट है, कौन मोर आयनिक है, तो मेरे हिसाब से तो ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है। लेकिन अगर सब आयनिक है तो सब आयनिक में से कोई ना कोई ज्यादा होगा और कोई ना कोई कम होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चनों के सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पोलराइजेशन। और अब इधर देखो, यहां पर ये ऑप्शन देखो जा रहे हैं सारे, जो एग्जांपल आपको दे रखे ध्यान से देखिएगा बेटा। क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैंगनीज डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट मेटल होता है नॉन मेटल होता है? मेटल। और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल हमारे हिसाब से आयनिक, मेटल नॉन मेटल हमारे हिसाब से आयनिक, मेटल नॉन मेटल हमारे हिसाब से आयनिक, मेटल नॉन मेटल आयनिक आयनिक आयनिक, ये सब आयनिक है। अब अगर सारे ही आयनिक हैं तो भाई इनमें से कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। अब मान लो एक आयनिक होता और एक कोवेलेंट होता तो मुझे वैसे ही पता चल जाता, उसमें मैं पोलराइजेशन लगा के काहे को दिमाग खराब करना अपना, है ना। अच्छा, इसको देखो तो ये सल्फर नॉन मेटल और फ्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल कोवेलेंट, नॉन मेटल कोवेलेंट, नॉन मेटल कोवेलेंट, तीनों ही कोवेलेंट है। अब तीनों कोवेलेंट में से कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, क्या लगाना पड़ेगा? पोलराइजेशन। मेटल नॉन मेटल 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 मेटल नॉन मेटल, सब आयनिक है और उस वाले में सारे कोवेलेंट है। अब अगर सारे ही आयनिक हो या सारे ही कोवेलेंट हो तो उनमें अगर हमें पहचानना है कि कौन आयनिक है, कौन कोवेलेंट है, कौन ज्यादा आयनिक है, कौन कम आयनिक है, कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कोई कम कोवेलेंट है, तो आपको लगाना पड़ेगा पोलराइजेशन। अब बेटा पोलराइजेशन की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो पोलराइजेशन का अंदर मैंने बोला आपको कितने फैक्टर मिलेंगे? तीन। तीन में से पहला फैक्टर कौन सा है? चार्ज। चार्ज फैक्टर क्या बोलता है कि जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। ये बात यहां पर आप लिख लेंगे, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। कोई सा भी चार्ज हो, पॉजिटिव बढ़े नेगेटिव बढ़े, आपको फैक्टर वेक्टर तो बाद में देखते रहेंगे, बस ये लाइन याद कर लीजिए तो काम हो जाता है। जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। चाहे कैटायन का पॉजिटिव बढ़ रहा हो बेटा, चाहे एनायन का नेगेटिव बढ़ रहा हो, अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इट विल सपोर्ट पोलराइजेशन। चार्ज बढ़ने के साथ पोलराइजेशन बढ़ता ही है, ठीक है ना। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा की कहानी क्या है? सीआरओ सीआर2O3 सीआरओ3 दिया, आपको चार्ज निकालना है। क्या आप ये जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं बेटा? ये रेडॉक्स में पढ़ते हैं आप ये बात। इस पे +2 है, इस पे +3 है, इस पे +6 है, इस पे +2 है, इस पे +4 है, इस पे +7 है। यहाँ आइए, SF2 में सल्फर की वेरिएबल स्टेट्स है बेटा, सल्फर +2 +4 +6, क्योंकि फ्लोरीन तो हमेशा -1 ही दिखाता है ना। यहाँ पर आइए, NaCl में Na पे +1 है, Mg पे +2 है, Al पे +3 है, जो वेरिएबल है बस वही लिख रहा हूं। यहाँ पर Cl पे -1 है, S पे -2 है और P पे -3 है। अब मुझे बताओ इन सभी का चार्ज सेम है या अलग अलग है बेटा? अलग अलग है। अब मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर जो भी सीक्वेंस आपको दिया उसमें चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है, मान लो आपको एग्जाम में बोलता सीआरओ, CR2O3 और CRO3 में से बताइए मोस्ट कोवेलेंट कौन है, तो मोस्ट कोवेलेंट कौन हो जाएगा? CRO3। आपसे बोलता है इन तीनों में से मोस्ट आयनिक कौन है, तो मोस्ट आयनिक कौन हो जाएगा? सीआरओ। है तीनों ही आयनिक, पर आयनिक में भी कोई ज्यादा है कोई कम है, कोवेलेंट में भी कोई ज्यादा है कोई कम है। आइए इधर अगले वाले पे, क्या सेकंड वाले में भी +2 +4 +7 लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है बेटा? यस। जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो शेयरिंग बढ़ेगी, शेयरिंग बढ़ेगी तो कोवेलेंट बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहां पर भी आप देखें, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ये इनका ऑर्डर समझो। चाहे पॉजिटिव बढ़े चाहे नेगेटिव बढ़े, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा।
चलिए ना, ये जो पहला वाला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज चार्ज, और मैंने बोला जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे चार्जेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव बढ़ रहा हो चाहे नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो, चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होगा बेटा क्वेश्चन में कि चार्ज वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सेम हो जाएगा। तो चार्ज वाला फैक्टर अगर सेम हो जाता है तो फिर हमें एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है। यहां पर वो फैक्टर कौन सा आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला इसको हम डीपीएस से बोलेंगे आगे जाके। तो ये क्या फैक्टर है वो देखते हैं। बेटा ये फैक्टर लगता है केटायन के लिए, है ना। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन की अगर हम बात करें तो केटायन का पोलराइजिंग पावर कहीं ना कहीं उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन में ऐसा देखा गया है, ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है कि 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तीन तरह के केटायंस के बारे में बात होती है। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन केटायन। मुझे बताइए 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने जो लुईस ऑक्टेट थ्योरी थी उसके एक्सेप्शंस पढ़े थे, ड्रॉबैक्स पढ़े थे। उसमें हमने हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये तीन तो पढ़े थे। और उसमें हमने एक पढ़ा था स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक पढ़ा था स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये पढ़े इसीलिए थे क्योंकि ये यहाँ यूज आते हैं, ठीक। अब इसकी कहानी क्या है, ध्यान सुनना। इसमें 18, 18 प्लस 2 और 8 में से ऐसा देखा गया, ये सब केटायन की बात चल रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायंस। तो केटायन का काम क्या होता है, केटायन का काम पोलराइज करने का होता है। तो केटायन की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो इसके पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करती है। 18 इलेक्ट्रॉन वाला अगर केटायन है तो ऐसा देखा गया उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। 18 प्लस 2 वाले का उससे कम है और 8 वाले का उससे भी कम है। क्यों ऐसा होता है बताता हूं रीजन, लेकिन पहले अपन इस पे बात कर लेते हैं। तो 18, 18 प्लस 2 और 8 में से 18 वाले का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। अगर केटायन का खींचने का पावर ज्यादा, मतलब पोलराइजेशन अच्छा होगा, तो सबसे बढ़िया पोलराइजेशन कौन करेगा, 18 वाला। उससे कम पोलराइजेशन कौन करेगा, 18 प्लस 2 वाला। और सबसे कम पोलराइजेशन कौन करेगा, 8 वाला। अब एक पॉइंट बताता हूं, फैक्ट बताता हूं। ये जो 18 वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जनरली आपको डी ब्लॉक के साथ देखने को मिलेगा। जनरली लिखा है मैंने ना। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जनरली आपको पी ब्लॉक के साथ देखने को मिलेगा, केटायंस के साथ। और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये जनरली आपको एस ब्लॉक के केटायंस के साथ देखने को मिलेगा। तो हम 18, 18 प्लस 2 और 8 के बजाय उसको बोल देते हैं डीपीएस। मतलब डी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, पी ब्लॉक के केटायन का पोलराइजिंग पावर उससे कम, और एस ब्लॉक के केटायन का पोलराइजिंग पावर उससे भी कम। देखिए इमेजिन करिएगा यहां पर, मान लीजिए मैंने लिखा Zn2 प्लस, क्या ये डी ब्लॉक का केटायन है या नहीं है बेटा, है। मान लीजिए मैंने लिखा Na प्लस, क्या ये एस ब्लॉक का केटायन है या नहीं है। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, बस ये मान लेना है, दो बता देता हूं क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत लंबी चौड़ी लिखनी पड़ेगी। आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, है ना, इनर्ट वो उसमें क्या कहते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में। Zn+2 की बात करूं बेटा, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। यहां पर आ गया 3s2 3p6, फिर आ जाता है 4s2 और फिर आ जाता है 3d10। मैंने इसको शेल नंबर के हिसाब से रीअरेंज कर दिया, है ना। अब मुझे बताओ जिंक पे +2 आने का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन आए या गए, गए। कहां से जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल से। ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, तो अब ये तो रहा नहीं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल अब फोर्थ के बजाय कौन सा बन गया, थर्ड। क्या थर्ड में टोटल आपको 18 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, यस। अगर किसी केटायन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस केटायन को बोला जाता है 18 इलेक्ट्रॉन केटायन। 18 टोटल नहीं है, 18 आउटर मोस्ट में है, ठीक है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये आपको डी ब्लॉक के साथ देखने को मिल रही है बेटा, यस। तो जनरली ये डी ब्लॉक के साथ देखने को मिलती है। दूसरी बात, अगर हम लोग चले सोडियम पर, तो बेटा सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मुझे बताइए सोडियम पे कितना चार्ज है, +1। +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये इसका सेकंड शेल है, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका अब आउटर मोस्ट शेल हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी केटायन के आउटर मोस्ट शेल में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन केटायन। मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है एक तरह से। और ये आपको क्या एस ब्लॉक के साथ देखने को मिल रहा है, यस। और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक फिनोमिना की वजह से आता है जो हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। और वो पी ब्लॉक में देखा जाता है थैला, प्रभु और बायो में, है ना। तो ये फिक्स है। अब आपने देखा कि डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 18 जैसा होगा, पी ब्लॉक का केटायन अगर आ रहा है तो 18 प्लस 2 टाइप का होगा और 8 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो ये डीपीएस रूल बना। अब इस डीपीएस रूल में सवाल ही उठता है कि सर 18 का सबसे ज्यादा क्यों, 18 प्लस 2 का उससे कम क्यों, 8 का कम क्यों। ये तो हमने बस एग्जांपल देखा, ऐसा हुआ क्यों वो समझते हैं, ध्यान सुनना। बेटा अगर आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए
इसका मतलब ये होता है कि आउटर मोस्ट शेल, वो चाहे एन हो या n-1 हो, डिपेंड करेगा जो भी है आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एन था वो एन रहा ही नहीं, वो n-1 एन बन जाता है। खैर, आप देखें 18 का मतलब ये होता है जो भी आउटर मोस्ट शेल है उसमें ये सब भरा होना चाहिए, तभी 18 होगा। 2, 6 और 10 मिला के कितने होंगे? 18। अगर 8 इलेक्ट्रॉन वाला केटायन है तो इसका मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में s और p भरा होना चाहिए, तब जाके वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला केटायन बनेगा। और 18 प्लस 2 कहने का मतलब है ये आउटर मोस्ट है और ये पेनल्टीमेट है। इसका मतलब n में s2 भरा होना चाहिए, तब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और n-1 में 18 होने चाहिए, मतलब s2 p6 और d10 होना चाहिए। अगर किसी केटायन में ऐसा दिख रहा है तो वो 18 प्लस 2 कहलाता है। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर हम केटायन के खींचने के पावर की बात कर रहे हैं? बेटा यस, केटायन के खींचने के पावर को क्या उसके जेड इफेक्टिव से भी रिलेट किया जा सकता है? यस, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो खींचने का पावर ज्यादा। तो मैं अब इन तीनों के लिए जेड इफेक्टिव कंपेयर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या कहानी हो रही है, किसका खींचने का पावर ज्यादा। खींचने का पावर ज्यादा मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा। याद करो, पीरियोडिक टेबल में एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता था? शील्डिंग। मुझे बताओ, क्या एसपीडीएफ में से एस और पी की शील्डिंग स्ट्रॉन्ग और डीएफ की शील्डिंग पुअर होती थी? यस। डी की शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है या पुअर है? पुअर। अगर शील्डिंग पुअर हो जाएगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अब इधर देखो, क्या यहां पर पुअर शील्डिंग वाले डी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बेटा दिख रहे हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखो, क्या पुअर शील्डिंग वाले डी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में डी नहीं है। अगर डी आएगा तो शील्डिंग पुअर होगी, डी नहीं आएगा तो शील्डिंग स्ट्रांग होगी। एस और पी की शील्डिंग स्ट्रांग होती है, मतलब इसकी शील्डिंग बहुत ज्यादा है। और शील्डिंग ज्यादा है, ये सबसे पीछे गया जेड इफेक्टिव के मामले में, खींचने के मामले में सबसे पीछे। इसमें भी पुअर है और इसमें भी पुअर है। इसकी शील्डिंग पुअर, इसकी शील्डिंग भी पुअर। लेकिन इसकी पुअर, इसमें भी कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ, इसमें पुअर शील्डिंग के बाद क्या कोई एस या पी का इलेक्ट्रॉन आया या नहीं आया? नहीं आया। लेकिन इसमें पुअर के बाद ऐसा गया। एस की शील्डिंग पुअर होती है, स्ट्रांग होती है? स्ट्रांग। तो डी ने शील्डिंग पुअर किया, डी ने शील्डिंग पुअर किया, लेकिन इसमें जो पुअर हुआ उसके बाद एस या पी नहीं आया, इसमें पुअर के बाद एस या पी आया। तो एस और पी क्या करेगा? शील्डिंग को पुअर रहने देगा या थोड़ा स्ट्रांग कर देगा? थोड़ा सा स्ट्रांग कर देगा। तो इसकी शील्डिंग सबसे कमजोर रह गई, इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो बेटा इसकी शील्डिंग सबसे कम है। जिसकी शील्डिंग सबसे कम है उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। जिसकी शील्डिंग थोड़ी कम है उसका जेड इफेक्टिव थोड़ा ज्यादा होगा। और जिसकी शील्डिंग बहुत ज्यादा है उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा। तो बेटा दिस इज द ऑर्डर। 18 का जेड इफेक्टिव, पोलराइज करने का पावर, खींचने का पावर सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका कम। लेकिन अब ये सब बात समझने के बाद अल्टीमेटली आपको ऑर्डर याद रख लेना है कि डी का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, पी का कम होता है और एस का कम होता है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ के अंदर ये बातें लिखी हुई है, तो अपने को जानकारी होनी चाहिए। पहले आप इतना इसको मेंशन कर लो, फिर इसके एग्जांपल कराता हूं। चलिए ना, अब ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा, इस पॉइंट को समझने के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल्स में आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आपको कहीं ना कहीं ये फैक्टर कब लगाना है? जब कहीं ना कहीं चार्ज काम ना कर रहा हो। तो आइए कुछ एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया गया बेटा NaCl और CuCl, और आपको बोला इसके अंदर पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाइए, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए।
या फिर आपको सपोज एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया KCl और मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड AgCl दे दिया गया और बोला गया भाई इसका पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाइए, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर इनके लिए हम बात करें तो आपको सबसे पहले एग्जाम में जब भी कोवेलेंट या आयनिक का क्वेश्चन आए तो पहले देखो मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल नॉन मेटल। क्या ये मेटल नॉन मेटल है बेटा? यस। क्या ये भी मेटल नॉन मेटल है बेटा? यस। दोनों ही हमारे हिसाब से आयनिक होने चाहिए। ये भी मेटल नॉन मेटल है, ये भी मेटल नॉन मेटल है, हमारे हिसाब से आयनिक होने चाहिए। अगर एक आयनिक होता है एक कोवेलेंट होता तो मुझे कुछ भी करना नहीं है, मुझे सीधे आयनिक को मोर आयनिक, कोवेलेंट को है ना लेस आयनिक या मोर कोवेलेंट कर देना। लेकिन खैर अभी दोनों ही आयनिक आयनिक है तो आपको पोलराइजेशन सोचना पड़ेगा। अब बेटा आप पोलराइजेशन सोचेंगे तो पोलराइजेशन का पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा वो क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज जब मैंने देखा तो चार्ज दोनों ही जगह क्या है? सेम। अगर चार्ज अलग अलग होते तो मैं बोल देता जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा, लेकिन चार्जेस सेम। चार्ज सेम होने के बाद सेकंड फैक्टर क्या लगाना है? डीपीएस। डीपीएस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, क्या ये कैटायन एस ब्लॉक का कैटायन है बेटा? यस। और ये कैटायन क्या डी ब्लॉक का कैटायन है बेटा? यस। मैं अब कॉन्फ़िगरेशन निकालने नहीं बैठूंगा कि 18 18 प्लस 2 8, क्योंकि उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, है ना? बहुत सारे तामझाम है, तो अपन उतने तामझाम में ना पड़े, तो हम सीधे डी और एस मतलब शॉर्टकट में सॉल्व कर रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पर क्या ये एस ब्लॉक का कैटायन है बेटा? यस। और क्या ये डी ब्लॉक का कैटायन है बेटा? यस। पोलराइजेशन का क्वेश्चन आया तो पहले तो मैंने चार्ज देखा, चार्ज सेम हो गया। चार्ज अलग अलग होता तो मैं चार्ज से सॉल्व कर देता, लेकिन चार्ज सेम है तो सेकंड फैक्टर क्या लगा रहा हूँ? डीपीएस। बेटा डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में से डी ब्लॉक का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट ज्यादा तो आयनिक कम, पोलराइजेशन ज्यादा कोवेलेंट ज्यादा आयनिक कम। पतंग उड़ा के ही रहेंगे बच्चे। चलिए ना, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के फैक्टर पे। मैंने बोला पोलराइजेशन में तीन फैक्टर हमारे सामने, एक तो चार्ज है, अगला फैक्टर कौन सा देखा हमने? डीपीएस, और तीसरे फैक्टर कौन सा आएगा बेटा? रेडियस। मान लो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही काम ना कर पाए तो फिर तीसरे फैक्टर पे मूव करेंगे, और तीसरा फैक्टर कौन सा आ जाएगा बेटा? रेडियस। तो आइए रेडियस के बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर का फैक्टर हम लोग साइज या रेडियस ले लें, और बेटा रेडियस या साइज की जो कहानी है उस पर पोलराइजेशन किस प्रकार से निर्भर कर रहा है वो देखते हैं। तो याद करो मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था टॉपिक के स्टार्टिंग में, उसमें मैंने बोला अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होना चाहिए। तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना अच्छा होगा। तो पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। और अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए? छोटा। तो इसका मतलब है कैटायन और पोलराइजेशन का जो रिलेशन है वो कैसा होगा? इनवर्स। क्योंकि कैटायन छोटा तो पोलराइजेशन ज्यादा, और एनायन बड़ा तो पोलराइजेशन ज्यादा। ये इसका रिलेशन बन के आ जाता है। अच्छा, एक और चीज याद करिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में वो पढ़ा था फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। वहां पर आपको मैंने बोला था केटायन का आई कम होना चाहिए और एनायन का ई ज्यादा। उसमें याद करो दो दो क्वेश्चन लिखे थे, एक तो हमने आई और ई का लिखा था, एक हमने साइज का लिखा था। वहां पर हमने पढ़ा था केटायन का आई कम मतलब केटायन का साइज बड़ा और एनायन का साइज छोटा। केटायन बड़ा और एनायन छोटा तो इसमें आपको आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मिलता है, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है। तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो अगर बेटर आयनिक नेचर चाहिए तो केटायन बड़ा और एनायन छोटा होना चाहिए, ये भी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। और अगर ज्यादा कोवेलेंट चाहिए तो फिर केटायन छोटा और एनायन बड़ा, क्योंकि दोनों में से ये दोनों केटायन है, मान लीजिए दोनों एनायन है, इधर केटायन लिखा इधर एनायन लिखा। बेटा केटायन और एनायन में से पोलराइज करने का काम कौन करेगा? केटायन। पोलराइज होने का काम कौन करेगा? एनायन। अब केटायन ही बड़ा हो गया तो मुझे बताओ अल्टीमेटली इस केटायन को क्या करना है? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना है। इस केटायन को क्या करना है? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना है। बेटा इसके इलेक्ट्रॉन पे तो इसी का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो दूसरे को तो खींचने ही नहीं देगा, बोलेगा भाई इतना सही तो है, मैंने ही खींच रखा अपने इलेक्ट्रॉन को, तू कहां ले जा रहा है? अब यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ढीला छोड़ रखा है, तो फिर इसके लिए खींचना क्या हो जाता है? आसान। तो यहाँ पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो ये पूरी कहानी है इसकी, है ना? ध्यान रखिएगा, दोनों ही फैक्टर्स आपने अल्टीमेटली पढ़ रखे हैं, और आपने को एक बार है ना यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि क्या कहानी है। अच्छे अगर केटायन बड़ा एनायन छोटा हुआ तो उल्टा हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर केटायन छोटा हुआ और एनायन बड़ा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। आइए इसके एग्जांपल पहले लिख देता हूं, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। आप नोट करते जाइए पहले तो इसको।
चलिए, है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इन एग्जांपल्स के बारे में बात करें, आपके सामने कुछ केसेस मैंने लिख दिया, इनमें हमको पोलराइजेशन चेक करना है। मान लीजिए एग्जाम में आपको ZNO ZNS दिया या PBO PBS दिया या HGO HGS दिया या इनमें से कोई सा भी एग्जांपल दिया और बोला इसमें कोवेलेंट और आयनिक का कैरेक्टर देखना है। तो पहले तो अपने को वही देखना है, मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल है, ये मेटल नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल है, सारे ही मेटल नॉन मेटल है, मतलब सारे के सारे क्या है, आयनिक। अब अगर सारे आयनिक हैं तो आयनिक में कौन ज्यादा आयनिक है, कौन कम आयनिक है, कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन कम कोवेलेंट है, उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है, चार्ज। तो चार्ज देखूंगा मैं सबसे बेटा, जिंक पे +2, ऑक्साइड पे -2, जिंक पे +2, सल्फाइड पे -2, पीबी पे +2, ऑक्साइड पे -2, पीबी पे +2, सल्फाइड पे -2, Hg पर +2 और ऑक्साइड और सल्फाइड पे -2। पहला फैक्टर मैंने क्या लगाया, चार्ज। चार्ज लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह क्या हो गया, सेम। चार्ज सेम हो गया तो सेकंड फैक्टर डीपीएस। डीपीएस तब लगता है जब कैटायन के ब्लॉक अलग अलग हो, कोई डी का हो, कोई पी का हो, कोई एस का हो। यहाँ तो कैटायन ही सेम है तो ब्लॉक भी सेम होगा, कैटायन ही सेम है तो ब्लॉक भी सेम होगा, कैटायन भी सेम है तो ब्लॉक ही सेम होगा, मतलब डीपीएस भी काम नहीं करेगा। चार्ज भी नहीं लग पा रहा, डीपीएस भी नहीं लग पा रहा। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, साइज। लेकिन अब साइज में दो बातें हैं कि साइज देखूं किसका, क्योंकि कैटायन छोटा होगा तो अच्छा पोलराइजेशन होगा और एनायन बड़ा होगा तो अच्छा पोलराइजेशन होगा। तो आपको जनरली मैंने बोला कॉमन आयन देता है कुछ ना कुछ। यहाँ कैटायन कॉमन है तो कैटायन कॉमन है, कैटायन कॉमन है तो कैटायन को देखने से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा, एनायन। और मुझे बताओ ऑक्साइड और सल्फाइड में से बड़ा कौन है बेटा, सल्फाइड। और एनायन जितना बड़ा होता है पोलराइजेशन उतना अच्छा होता है। मतलब इसमें से इसका पोलराइजेशन ज्यादा, इसमें से इसका पोलराइजेशन ज्यादा, क्योंकि सब ऑक्साइड सल्फाइड के केस हैं। इसका पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा, आयनिक कम, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा, आयनिक कम, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा, आयनिक कम। अगले वाले पे आइए, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के। आपको दिया गया LiF LiCl LiBr LiI, बोला पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाइए, कोवेलेंट का ऑर्डर बनाइए, आयनिक का ऑर्डर बनाइए। सबसे पहले क्या देखूंगा बेटा, चार्ज। पहला फैक्टर चार्ज है। चार्ज क्या हो गया, सेम। यहां पर देखा तो पहला फैक्टर क्या लगाया, चार्ज। +3 -1 +3 -1 +3 -1 +3 -1। तो बेटा इन सभी का चार्ज क्या हो गया, सेम। यहां पर +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1, चार्ज सेम। चार्ज सेम हो गया तो सेकंड फैक्टर क्या देखूंगा, डीपीएस। डीपीएस तब लगेगा जब कैटायन अलग अलग ब्लॉक्स के होंगे। कैटायन तो सेम ब्लॉक के, सारे ही एस ब्लॉक के कैटायन है, सारे ही पी ब्लॉक के कैटायन है, सारे ही एस ब्लॉक के कैटायन है, तो डीपीएस लग नहीं पाएगा क्योंकि सब एस ब्लॉक है, सब पी ब्लॉक है और सब एस ब्लॉक है, तो डीपीएस नहीं लग रहा। अब डीपीएस नहीं लग रहा तो किस पे जाएंगे, साइज पर। साइज पर जब जाएंगे तो अब कैटायन और एनायन दोनों में से किसको देखें, तो कैटायन तो कॉमन है तो मुझे एनायन को देखना पड़ेगा। फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इन दोनों को अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन बढ़ रहा है। एनायन जितना बड़ू होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, एनायन जितना बड़ा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट ज्यादा, आयनिक कम, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा, आयनिक कम। ये ऑर्डर आ गया। अगले वाले पे आइए, LiF NaF KF RBF CSF। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर देखा चार्ज सेम है, चार्ज के बाद डीपीएस देखा, डीपीएस लगेगा नहीं क्योंकि सभी एस ब्लॉक हैं, तो मुझे लगाना पड़ेगा साइज। अब साइज में कैटायन और एनायन में से इस बार एनायन नहीं देख सकता क्योंकि एनायन तो कॉमन हो गया, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, कैटायन। अब कैटायन अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, छोटा। बेटा इन सब में से लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में सबसे छोटा कैटायन कौन है, लिथियम। मतलब ये सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा और उधर जाने पर पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। तो दिस विल बी द ऑर्डर। तो पोलराइजेशन बेसिकली बेटा 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है और उन तीनों फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो पहला फैक्टर चार्ज हो जाता है, दूसरा फैक्टर आप कॉन्फ़िगरेशन देख लें, डीपीएस देख लें, और तीसरा फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, रेडियस। रेडियस में अगर आप देखेंगे तो कैटायन छोटा होगा तो अच्छा पोलराइजेशन होगा, और अगर एनायन के रेडियस से बात चल रही है तो एनायन जितना बड़ा होगा उतना अच्छा पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए ना, अब ये पोलराइजेशन के इन केसेस को डिस्कस करने के बाद एक तांत्रिक क्रिया बनती है ना, कुछ तो पढ़े। तो अब हम यहां पर एक एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन कहने के लिए है क्योंकि हमारे फैक्टर्स पे फिट नहीं बैठेगा, लेकिन हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। आइए पहले डिस्कस करते हैं इसको, समझते हैं क्या कहानी है। मैंने आपको बोला एक्सेप्शन वैसे तो हम हर टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे एक्सेप्शन होंगे जो बोला जाएगा याद होने चाहिए, ये उनमें से नहीं है, ठीक है।
तो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो देख लेना, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, जैसा जिसको समझ आए। नमक स्वाद अनुसार वाली कहानी है ना, जितना हो जाए, गुर्दे फेफड़ों में जान हो पढ़ लेना, वरना भूल जाना। आइए इधर ZnCl2 CdCl2 HgCl2 की बात करें। मुझे बताइए सबसे पहले आपको पोलराइजेशन का ऑर्डर देखना। बेटा ये जिंदगी कबाड़ा हो गई, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल आयनिक, मेटल नॉन मेटल आयनिक, मेटल नॉन मेटल आयनिक, आयनिक 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 है। मुझे अब पहचानना है कि कौन कोवेलेंट है, कौन आयनिक है, या किसका कैरेक्टर कैसा है। तो बेटा सबसे पहले पोलराइजेशन चेक करूंगा तो क्या निकालूंगा, चार्ज। बेटा एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं तो चार्ज भी एक जैसा ही आएगा। +2 - 1 +2 - 1 +2 - 1, चार्ज सभी का क्या हो गया, सेम। चार्ज सेम, तो अगला फैक्टर क्या लगाऊंगा, डीपीएस। बेटा कैटायन डी ब्लॉक का है, कैटायन डी ब्लॉक का है, कैटायन डी ब्लॉक का है, तो डीपीएस काम नहीं कर पाएगा क्योंकि सभी एक ही ब्लॉक के हैं। अब क्या लगाऊंगा, रेडियस। मुझे बताओ जिंदगी कबाड़ा हो गई, क्या एक ही ग्रुप के मेंबर है बेटा, यस। डाउन द ग्रुप के मेंबर है, डाउन द ग्रुप जनरली साइज क्या होता है, बढ़ता है, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है हमने। सबसे छोटा केटायन इनमें से कौन है, जिंक, है ना। जिसका केटायन सबसे छोटा होगा, केटायन छोटू तो पोलराइजेशन ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कायदे से किसका होना चाहिए, ZnCl2 का। लेकिन अब कहानी बिल्कुल विपरीत है, ऐसा है, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा, आयनिक कम, ऑर्डर ये है। अब ऐसा हुआ क्यों, उसकी कहानी बता देता हूं आपको, ध्यान समझना, रीजन क्या है वो समझ लीजिए, इजी बात है, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। साइज को हटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात कर रहे हैं रियल फैक्ट की, कि हो क्या रहा है यहां पर, जिंदगी कबाड़ा हो गई में जब हम बात करते हैं तो कायदे से तो ये केटायन छोटा है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D10 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4D10 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 5D10 है। मुझे बताओ डी की शील्डिंग, अभी मैंने डीपीएस जब बताया था, डी की शील्डिंग स्ट्रांग होती है, पुअर होती है, पुअर। और शील्डिंग जितनी पुअर होगी, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा। ये बात समझ में आती है आपको, है ना। यहां पर डी के पुअर शील्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। यहां पर कितने हैं, 20। यहां पुअर शील्डिंग वाले 10, पुअर शील्डिंग वाले 20, पुअर शील्डिंग वाले 30। मतलब इसकी शील्डिंग थोड़ी कम पुअर है, इसकी शील्डिंग ज्यादा पुअर है, और इसकी शील्डिंग और भी ज्यादा पुअर है। शील्डिंग जितनी पुअर होगी, दिस इज द रियल कहानी, है ना। तो साइज से नहीं सॉल्व हो रहा है एक्चुअल में, ये पुअर शील्डिंग से ही सॉल्व हो रहा है। इसका शील्डिंग सबसे कम है, शील्डिंग सबसे कम है, तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा। और बेटा जेड इफेक्टिव खींचने का पावर अगर एचजी का ज्यादा है, मतलब केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। और बेटा वही तो हम देख रहे हैं कि एचजी का पोलराइज करने का पावर सबसे ज्यादा है, सीडी का उससे कम है, और जेडएन का सबसे कम है। और जिसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा उसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसी का आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और एक और बात समझ ले, HgCl2 के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो वैसे तो ये मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है, आयनिक है, तो तीनों ही आयनिक होते हुए भी आयनिक और कोवेलेंट का कैरेक्टर बन सकता है। लेकिन याद करिए, जैसे हमने अलबेली के सीबीआई की बात करी थी ना, सेम कहानी एचजी के साथ है। एचजी के भी जो सीबीआई होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं बेटा, है ना। इनके अंदर कोई पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये कोवेलेंट, हालांकि यूज नहीं आता, बट ठीक है, फैक्ट के फॉर्म में पता होना चाहिए। उससे हुआ क्या, मान लो कभी आपको HgCl2 दे दे, तो HgCl2 देकर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं का निकाला जाता है जो आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट कोवेलेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। तो HgCl2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, कई बार बुक्स में मिलता है आपको। तो HgCl2 का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल ही इसीलिए पा रहे हो क्योंकि उसका कंपाउंड कैसा है बेटा, कोवेलेंट है। और HgCl2 का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो BeCl2 की तरह बिल्कुल, है ना, अलबिली की तरह sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है लीनियर आएगा, तो मतलब इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो Hg के साथ Cl इधर, बॉन्ड एंगल वगैरह का भी पूछे तो 180 डिग्री। तो ये एक्सेप्शन उतना काम का नहीं है, बट इसमें आपको ये पॉइंट मुझे बताना था कि HgCl2 जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकल सकते हो, ये आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp हाइब्रिड आ जाएगा, तो ये लिख ले। सब में ही लग जाएगा बेटा। अदर ग्रुप मतलब, नहीं ये डी ब्लॉक में, क्योंकि बाकी में तो एस और पी आ जाएगा, तो वो डी की शील्डिंग के इफेक्ट को कंपनसेट कर देता है। हाँ बाकी ग्रुप में पूरे डी ब्लॉक में चली गई ये बात, आएगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मत परेशान हो। तुमसे आयनिक कंपाउंड में एस ब्लॉक के आगे पूछता ही नहीं है, वो मालूम है उनको, नन्हे मुन्ने बच्चे।
ये तो तुम्हें जो पढ़ाते हैं ये तो सब आगे के लिए बेटा। नेट गेट जेआरएफ वारएफ दोगे, एमएससी वगैरह करो कभी तो सब आना चाहिए तुमको, ये उसके लिए पढ़ा देते हैं ना, एग्जाम में नहीं आएगा ये, है ना। ये सब एडवांस एडवांस के पेपर दोगे तो उसमें आ जाते हैं, तो कभी एडवांस के क्वेश्चन लगाने की इच्छा हो तो लगा लो, तो आने चाहिए चीजें, वो है। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि यहाँ पर पोलराइजेशन की कहानी क्या है क्या नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना एक्सेप्शन जब आते हैं तो आपको बता देंगे कि यही करना है आपको, आपके लेवल के लिए बहुत काम की चीजें बहुत लिमिटेड है ना। खैर, ये सब करा। अब इसके बाद पोलराइजेशन के बाद, इसी पोलराइजेशन में हमें कुछ और कंडीशंस पढ़नी है, और वो आते हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। जैसे हमने जब पीरियोडिक टेबल में लास्ट टॉपिक ईएन पढ़ा था, तो ईएन में ईएन के एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने पढ़े थे। तो वैसे यहाँ पर जब हम पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो पोलराइजेशन के हमें क्या पढ़ना है बेटा, एप्लीकेशन। अब इसमें एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो एक एप्लीकेशन अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, है ना, समय उतना ही है तो पहले छोटी वाली एप्लीकेशन ले लेता हूं। और जो एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है कलर इंटेंसिटी। ये कलर इंटेंसिटी की कहानी क्या होती है, तो पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चल, है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा। अभी जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस एप्लीकेशन में पोलराइजेशन के हमको 4 से 5 एप्लीकेशन पढ़ने हैं, जिनमें से सबसे पहला एप्लीकेशन आपके सामने आ रहा है कलर इंटेंसिटी। ध्यान सुनना, कलर इंटेंसिटी की कहानी क्या है। मान लो आपको एक कंपाउंड दिया गया ए बी टाइप का और एक कंपाउंड दिया गया एक्स वाई टाइप का। एक जनरल फैक्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है और कोवेलेंट वालों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होता है। वैसे ही एक फैक्ट आता है कि आयनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस होते हैं। ठीक है ना, ये जनरल कहानी है। आयनिक कंपाउंड आर जनरली कलरलेस एंड कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली कलर्ड, है ना। ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, बट हाँ जनरल फिनोमिना ऐसा देखा जाता है कि आयनिक कंपाउंड कलरलेस होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कलर आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी आयनिक वालों में होगी या कोवेलेंट वाले में होगी, कोवेलेंट वालों में। इसका मतलब अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कलर आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा तो कलर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। यही बात हमने यहां लिखी है कि किसी भी कंपाउंड में कलर आने की पॉसिबिलिटी या कलर के डार्क होते जाने की इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके कोवेलेंट कैरेक्टर पे। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो कलर ज्यादा। लेकिन अब हम पोलराइजेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा हो जाएगा तो कलर आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक रिलेशन बन के आ गया। हाँ, अगर आपको अब ये क्वेश्चन कैसे काम करेगा वो समझिए। अगर उसने एग्जाम में बोला इस कंपाउंड का कलर बता दो, तो दुनिया का कोई फैक्टर कोई लॉजिक काम नहीं आएगा, आपको कलर याद होना चाहिए। जैसे मन गुलाबी है, पता है तो पता है, वरना आंसर की के बाद ही पता चलता है ना। तो अगर मैंने बोला AgCl का कलर क्या है, तो कलर आपको याद ही होना चाहिए, है ना, याद रखिएगा। तो इसका कलर कैसा है, व्हाइट। AgBr का कलर है पेल येलो प्रेसिपिटेट, पेल येलो मतलब लाइट येलो। और AgI का कलर क्या है, डार्क येलो प्रेसिपिटेट। इनके कलर्स आपको याद होने चाहिए। अगर उसने डायरेक्ट पूछा कि भैया AgI का कलर क्या है, तो वहां कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। आपको याद है तो आप टिक कर दोगे, वरना फिर आंसर की का इंतजार करिए, और कोई चारा है ही नहीं कलर के लिए। लेकिन ये टॉपिक कब काम करेगा, मान लो उसने आपको एग्जाम में बोला कि दो कंपाउंड है, दो में से एक व्हाइट है और दो में से एक डार्क येलो या डार्क रेड है, मान लो ऐसा लिखा। अब मुझे
दे तो दिया कि दो कंपाउंड और उनके कलर भी दे दिया, बस ये बोला मैच करो कौन सा कलर किसका है। तो अब मेरे लिए ये टॉपिक सॉल्व करना आसान हो गया क्योंकि उसने कलर बता दिए हैं, तो मुझे अब सिर्फ और सिर्फ किसको पहचानना है, कोवेलेंट कैरेक्टर को। अब मान लो इन दोनों में से, मान लेते पोलराइजेशन के थ्रू हमने चेक किया, चार्ज डीपीएस वगैरह वगैरह लगा के, मान लो इसका पोलराइजेशन ज्यादा, तो जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसमें कलर लाइट आएगा या डार्क आएगा, डार्क आएगा, मतलब ये डार्क रेड कलर इसका होगा और ये व्हाइट कलर इसका होगा। पर ये तभी कर पाऊंगा जब मुझे कंपाउंड के कलर ऑलरेडी मेंशन करके देगा। अगर उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि एबी का कलर क्या है, अब याद है तो याद है, वरना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कलर्स याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कलर से काम आएंगे आपको बार बार। अब सुनो, इसमें आप देखो, तो एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, वैसे तो मैंने कलर लिख दिया, बट बाई चांस वो एग्जाम में चारों कंपाउंड देता और चार कलर लिखता और बोलता मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन करता, तो आप क्या करते, आपको दिख रहा है कि कलर दिए हुए, कंपाउंड दिए, आप सबसे पहले क्या निकालते बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या निकालना पड़ता, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या होता है बेटा, चार्ज। चार्ज सेम हो गया, डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक, डीपीएस काम नहीं कर रहा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या एनायन सबसे बड़ा है बेटा, ये एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, कलर के डार्क होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा। और आप देख सकते हो एग्जांपल में, कलरलेस है, व्हाइट हुआ, लाइट येलो हुआ, डार्क येलो हुआ, तो इधर से इधर जाने पर कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन अल्टीमेटली कलर्स याद होने चाहिए ना, इनके कलर्स याद रखिएगा, बार बार यूज आएंगे बेटा आगे भी सिलेबस में।